जा रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अश्विनी शाह है हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के नेता, आपका स्वागत। चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। निरंजन पोद्दार हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मैं निरंजन जी के पास लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगी। निरंजन जी, देखिए, समझना चाहेंगे, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, तमाम विपक्षी दलों के अपने अपने नेरेटिव सेट हैं और जिस पर अपनी अपनी परिभाषा सब देते हैं, चाहे वो पीडीए की बात हो, एमवाई की बात करें या फिर तमाम जाति के आधार पर वोट बैंक की बात की जाए। और ये राजनीति अक्सर देखी जाती है, चाहे कोई भी दल इससे नकारता हो, लेकिन वोट बैंक की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भी चलती है। लेकिन बीजेपी कहती है अब कि जातिवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा। और जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो उस पर हर दल अपना नैरेटिव सेट करना चाहता है। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रवाद की बात करना गलत है, या उस राष्ट्रवाद की भावना को लोगों तक पहुंचाना, उसको समझाना, वो आज के समय में राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है? देखिए अर्चना जी, अगर हम दो बिंदुओं पे मैं बात करूंगा। पहले हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के बारे में। आपने कहा, देखिए, ये भारत है और भारत भावनाओं का देश है। भारत के अंदर लोग एक जरा सी भावना के ऊपर अपने प्राणों की सर्वस्व प्राणों की न्यौछावर कर जाते हैं। भगत सिंह ने कोई जमीन या किसी प्रॉपर्टी के चक्कर के अंदर फांसी नहीं खाई थी, या जो जितने भी देश के जो बलिदानी थे वो केवल और केवल, आप ये समझ लीजिए, जो राष्ट्रवाद की भावना है उसी के ऊपर उन्होंने अपना संसर्ग किया था, यानी कि अपने प्राणों का बलिदान किया था, या उस समझ लीजिए सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज की तारीख में मुझे ये मानना है, मेरा ये मानना है कि भारत के अंदर चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना निश्चित रूप से हिलोरे मार रही है। वो अलग बात है कि वो उसको किस रूप के अंदर वो उसको प्रयोग करता है, वो एक अलग विषय है। यहाँ पे बात करें हम जिस तरीके से, आप ये समझ लीजिए 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी आए और जो यहाँ पे बहुसंख्यक आबादी जिसका अभी तक दमन हो रहा था, एक या यूं कहें कि जो 2014 से पहले जो एक तुष्टीकरण की राजनीति जो सर चढ़ के बोल रही थी तमाम राजनीतिक दलों के ऊपर, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर के उनके अंदर एक जागृति उत्पन्न हुई और उसका परिणाम आपने पिछले 10 सालों की राजनीति में देखा। लेकिन जब विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी राजनीतिक दलों को ऐसे लगने लग गया है कि बहुसंख्यक समाज कहीं ना कहीं एकजुट हो गया है या जागृत हो गया है, संगठित हो गया है, तो उस समय आप ये समझ लीजिए एक नई परिभाषा घड़ी गई। वो चाहे उसको पीडीए की कहें, चाहे उसको समाज के अंदर एक जिसको कहते हैं विभाजन की कहें। लेकिन वास्तविकता जानते हैं अर्चना जी, वास्तविकता ये है कि जैसे ही 2024 के चुनाव परिणाम आए और उसके अंदर कहीं ना कहीं समाज फटता हुआ दिखा, तो जो लोग धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़ करके जनता के सामने जा रहे थे, जो लोग तुष्टीकरण से जिसको कहते हैं तौबा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने असली रूप में वापस दिखाई देने लग गए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदमी की फितरत और आदत बदलती नहीं है। तो ये 2024 के चुनावों से पहले आपने देखा होगा कि तमाम लोग मंदिर मंदिर जाकर के मत्था टेकने लग गए थे, लेकिन आज अपने पुराने प्रारूप के अंदर दुनिया को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए, अब यहाँ पे बात करते हैं पीडीए की, पीडीए के अंदर पिछड़ा कौन है? हमने संवैधानिक रूप से नाम दे दिया पिछड़ा, लेकिन है कौन? मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर जाट हैं, उसके अंदर गुज्जर हैं, उसके अंदर यादव हैं, उसके अंदर कुशवाहा है, उसके अंदर राजभर है, उसके अंदर मौर्य है। और ये जिन जातियों का, और बहुत सारी जातियां, और इन जिन जातियों का मैं नाम ले रहा हूं अर्चना जी, हमारे समाज में ये जातियां क्षत्रिय जातियां मानी जाती हैं। और क्षत्रिय जातियां का मतलब जिन्होंने इस देश की, पहले भी इस देश की रक्षा के लिए खड़ी रही हैं, और आज भी इन्हीं के बच्चे आपको सैन्य बल में और अर्धसैनिक बलों के अंदर नजर आएंगे। तो आप एक बात बताइए, वो क्या इतने भ्रमित होंगे कि भाई राष्ट्रवाद, आप ये कह सकेंगे कि उनके लिए राष्ट्रवाद का कोई मूल्य नहीं रहेगा? रही बात डी के अंदर दलितों की बात करेंगे, तो आपने देखा होगा कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्जन आया और उसके बाद में जिस तरीके से दलितों के अंदर भी एक जो अति पिछड़ा है या यूं कहें अति दलित है, चाहे उसके अंदर जो अभी तक वंचित वर्ग है, उसके अंदर एक असंतुष्टि है। और वो आपने देखा होगा 21 तारीख के भारत बंद के खिलाफ लामबद्ध होकर के खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं वो चीज है। रही बात ए तो देखिए, सीधी सी बात मैं बताऊं, शुरू से इसी चीज के चक्कर में था, यानी अल्पसंख्यक तो इसी चीज के चक्कर में था कि जो हमारा ज्यादा से ज्यादा तुष्टीकरण करेगा हम उसके साथ हैं। तो वो तो 2014 के बाद में
वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, आज भी खिलाफ है, आगे भी खिलाफ रहेगा। मेरे हिसाब से उसका चुनावों के परिणाम के 2014 के बाद में जो एक उससे पहले जो एक डिस्कोर्स बना हुआ था कि बिना अल्पसंख्यकों के कोई प्रधानमंत्री देश में बन नहीं सकता, वो जो मिथक जो टूटा 2014 के बाद में, तो ये जातिवाद ही तो हुआ ना निरंजन जी। इसी बात पर तो आज चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपने पीडीए की परिभाषा समझा दी है, पी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, और फिर निरंजन जी देखिए इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब मुद्दों पर बात होती है तो उसको भटकाने की कोशिश कर दी जाती है। अब आप आरोप लगाते हैं, आरोप अगर लगाए जाते हैं उसका जवाब आप सरकार से चाहते हैं तो उसके लिए आपको सुनना भी पड़ेगा, और आप नहीं सुनेंगे तो आप कैसे चीजों को समझ पाएंगे। ये एक बड़ी विडंबना है। अब सवाल इसी बात को लेकर था कि लगातार विपक्ष किन बातों को लेकर घिरता रहा है। वो इन बातों को लेकर घिरता रहा है कि राजनीति में पात पात पे आप जातिवाद ढूंढते हैं, उसी को लेकर सवाल उठते रहे। अभी हाल ही में हुए कई मुद्दे, चाहे अयोध्या की बात हो, कन्नौज की बात हो, उसमें क्यों कहा जाता है कि जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देने का काम किया जाता है। इस पर सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि विपक्ष चुप्पे साधे बैठा रहता है। या तो आप जवाब दें। अब जब अगर कांग्रेस की भी बात करें, राहुल गांधी अर्जुन पासी के परिवार से मिलने तो चले गए, एक दौरा कोलकाता का भी कर लेते। निरंजन जी, अर्चना जी, हाँ देखिए अर्चना जी, एक फिल्म का गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर सराय पूत नहीं सरते, गांव सराय पूत सरते। यानी कि जो लोग जिसकी तारीफ करें वो तारीफ के काबिल है, ना कि स्वयं अगर तारीफ करे तो उससे कोई तारीफ होती नहीं है, करते रहो भले। यहाँ पे जिस तरीके से बात कर रहे थे, निश्चित रूप से देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र के अंदर 10 वर्षों से सत्ता थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 6-7 वर्षों से सत्ता थी, और सत्ता के साथ कुछ विकार जरूर आ जाते हो। कहीं ना कहीं वो विकार, वो विघटन, जिस तरीके से हमने देखा कि चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं बोला था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो संघ, संगठन और सरकार, ये जिस तरीके से सामंजस्य था, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य में बिगाड़ आया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव परिणामों में इनकी अपेक्षा से विपरीत चुनाव परिणाम आया। लेकिन वास्तविकता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही चुनाव परिणाम विपक्ष के मन माफिक आया, जबकि आप ये समझ लीजिए सरकार नहीं बनी, लेकिन सरकार बनने से ज्यादा उनके अंदर उत्साह हो गया, और उसके बाद में वो जिस तरीके से अपने पुराने और असली रूप में आ गए, यानी कि उसी तुष्टिकरण वाले रूप में आ गए, तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को भी देखती है। रही बात राष्ट्रवाद की, तो आप ये भी समझ लीजिए अर्चना जी, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? यानी कि क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए कभी आंख मीच लेना, कभी मुंह खोल देना, इसको राष्ट्रवाद नहीं कहते हैं। राष्ट्रवाद उसको कहते हैं जो समस्या देश के लिए नासूर बनती है, चाहे वो 370 की समस्या हो, चाहे 3 तलाक की समस्या हो, चाहे मंदिर मस्जिद के झगड़े की समस्या हो, जो देश के लिए नासूर समस्या बनती है उसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देने को, राजनीतिक नफा नुकसान को देखे बिना उसको जड़ से निकाल करके बाहर फेंक देना, वो राष्ट्रवाद होता है। और राष्ट्रवाद किसको कहते हैं कि 2014 से पहले, अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं, 2014 से पहले आप सेना के अधिकारियों से पूछिए, भारत के पास लड़ने के लिए केवल 36 घंटे का असला और मसाला था। और आज जिस तरीके से 13 दिन का सामान भारत की सेना के पास हो गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेना का उसके अंदर जो शस्त्रागार है वो भरा गया है। एक तरफ सेना बुलेट प्रूफ जैकेट की लगातार मांग करती रहे और उसको बुलेट प्रूफ जैकेट तक ना मिले, और दूसरी तरफ आज इस तरीके से हथियारों का एक्सपोर्ट करने की तरफ भारत बढ़ चला। तो कहने का तात्पर्य, इन सब चीजों को जनता सब भली भांति देखती है। ये अलग बात है कि चुनावी समीकरण जिस तरीके से बनते हैं, और उस समय कई बार अटकाव भटकाव, या कई बार आपकी पॉलिसी अच्छी हो सकती है, कई बार सामने वाले की पॉलिसी कहीं ना कहीं मिसफायर कर सकती है, तो उससे परिणाम। और रही बात देखिए 2024 के चुनाव परिणामों की अगर मैं बात करूं अर्चना जी, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही अपोजिशन को सीटें भारतीय जनता पार्टी से 9-10 सीटें फालतू मिली, लेकिन नंबर्स ऑफ वोट है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर कहीं ना कहीं लीड कर रही है। आप इस चीज को भी निकाल करके देखिए। तो कहने का तात्पर्य ये है। बोलिए निरंजन जी, लेकिन आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।